बहुत परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है जी। फैमिली को लेके, चीज़ों को लेके। बस कराची से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है। आप बताएं, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? लोग बाहर जाने के लिए काफ़ी परेशान हैं और स्पेशली फैमिलीज़ के साथ जो लोग जाना चाहते हैं, लाइक हर बंदा परेशान है आजकल। आपने जैसे बताया कि लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो लैंग्वेज बैरियर है। बिल्कुल मैं दोनों आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं हैं, जी तो जी क्या कोई और जाता है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, कितनी स्ट्रगलिंग उसके लिए चीज़ें होंगी। शेंजन जोन के अंदर, अगर आप पूरे शेंजन जोन के अंदर देखें, लैंग्वेज बैरियर तो मिलेगा, मेरे लेकिन पास एक डिग्री है, तो 40 ईयर्स और वो मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है कि मैं मतलब अगर मेरी फैमिली है, ऑब्वियसली मेरे पास अगर जैसे इंटरमीडिएट भी है या इवन मैट्रिक भी है, तो डू यू थिंक कि मैं एलिजिबल हूँ फिनलैंड या स्वीडन के लिए? इंटरमीडिएट के बाद, इवन दो मैट्रिक के बाद भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लाइक डिप्लोमाज हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जिनकी बेसिस पे लोग स्टूडेंट वीज़ा को गेटवे बना के कराची से मूव हो सकते हैं अब्रॉड। अगर एक नंबर की बात करें तो मेरे पास कितने पैसे, लाख रुपए हों, 2 लाख रुपए हों, 50 लाख रुपए हों, 1 करोड़ रुपए, कितने मतलब रुपए हों जो मैं वहाँ पे मूव कर सकूँ? सिंगल स्टूडेंट के लिए कम से कम 28 लाख से 30 लाख उसके पास होने चाहिए, जिसके अंदर उसके पूरे साल की फीस इंक्लूड होगी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज को अटैच करवाना और वेरीफाई कराना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप लोग किस तरह से हेल्प कर सकते तो हैं? बिल्कुल, हम अगर एच एस ग्लोबल से स्टूडेंट कंसर्न होता है और अगर एच एस ग्लोबल से रब्ता करता है, तो हम बिल्कुल स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करते हैं। 2025 इंटेक के अगर मैं बात करूँ, 2025 के सितंबर इंटेक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 25 से 26 फैमिलीज को हमने मूव कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कासिम हियर अगेन। अच्छा, वी ऑल लव कराची एंड पर्सनली आई लव कराची, दैट्स द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और लेकिन एवरी कराची आइट इज़ वेरी टेंस दीज डेज। और आई वाज जस्ट हैविंग अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन, मेरे एक दोस्त है वासिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वासिक साहब, बहुत परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है जी। फैमिली को लेके, चीज़ों को लेके। बस कराची से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है। आप बताएं, आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से बिज़नेस में हैं और आप ऐसी दो जगहों पे फोकस कर रहे हैं जो कि आई डोंट थिंक सो कि अभी फ़िलहाल जहाँ पे आवाम का फोकस है, एक फ़िनलैंड है और एक स्वीडन है। जी क्योंकि चीज़ें अमेरिका हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यूके हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट अब तो दुबई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप बताएं, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं फ़िनलैंड और स्वीडन में एज ए स्टूडेंट? मुझे सेटल होना है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो प्लीज़। जी कासिम, जैसे आपने मुझे बताया कि लोग बाहर जाने के लिए काफ़ी परेशान हैं और स्पेशली फैमिलीज़ के साथ जो लोग जाना चाहते हैं, लाइक हर बंदा परेशान है आजकल। आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए लोग अगर कोई क्यूरीज करते हैं आपसे, तो स्टूडेंट वीज़ा पे फ़िनलैंड और स्वीडन, ये दो कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे एक ऐसा बंदा भी जा सकता है जो अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट करना चाहता है। अच्छा। लाइक अगर 40+ है तो वो भी जा सकता है। और जैसा अभी आपने कहा कि कराची इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल नो डाउट ऐसा, बिल्कुल। लेकिन परेशानी और मसले मसाइल बहुत। जी जी, परेशानी तो है। और अभी रिसेंटली भी इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें, तो बैक टू बैक 3 इंसिडेंट्स जो है कराची के अंदर बिल्कुल हुए हैं अभी, अगर देखा जाए तो। कभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कोई बच्चे जा रहे हैं, तो कोई कभी मतलब टैंकर्स सेफ्टी उनको बिल्कुल भी मार नहीं है। देता है, कभी कोई बच्चा गटर में गिर के मर जाता है। तो लोग परेशान हैं कि इस मुसीबत से अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, अपने आप को लेके कैसे कराची से जान छुड़ाएं, यानी कि कैसे मूव हो। सही। तो हम लोग अभी फ़िनलैंड और स्वीडन, इन दो कंट्रीज़ के पर बात करेंगे। इन दो कंट्रीज़ के अंदर हर वो बंदा अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकता है जिसके पास एक डिग्री है, लाइक डिग्री है, और एक मिनिमम क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया भी ऐसा एज सच नहीं है, लाइक बहुत हाई प्रोफाइल होनी चाहिए स्टूडेंट्स वीज़ा पे निकलने के लिए। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया के साथ आप अपनी फैमिली के साथ फ़िनलैंड और स्वीडन मूव हो सकते हैं। सही। अच्छा, अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की जो मेरे लिए बड़ा कैच था कि अगर आपने 40 ईयर्स का भी और मेरे पास एक डिग्री है, तो 40 ईयर्स और वो मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है कि मैं मतलब अगर मेरी फैमिली है, ऑब्वियसली एक एवरेज पाकिस्तानी है, कराची में जो लोग रह रहे हैं 40 ईयर्स में, उनके एक से दो बच्चे होते हैं, फिर बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। तो मेरे पास अगर जैसे इंटरमीडिएट भी है या इवन मैट्रिक भी है, तो डू यू थिंक कि मैं एलिजिबल हूँ फिनलैंड या स्वीडन के लिए? जी बिल्कुल, देखें अगर किसी के पास इंटरमीडिएट, तो देखें मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है, कम से कम मिनिमम इंटरमीडिएट लोग होते हैं एवरेज, अगर हम देखें, और 90% लोगों ने इंटरमीडिएट कम से कम किया होता है। तो इंटरमीडिएट के बाद, इवन दो मैट्रिक के बाद भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लाइक डिप्लोमाज हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं,
जिनकी बेसिस पे लोग स्टूडेंट वीज़ा को गेटवे बना के कराची से मूव हो सकते हैं अब्रॉड, लाइक फिनलैंड है और स्वीडन, ये दोनों कंट्रीज़ में आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। अच्छा, फिनलैंड और स्वीडन दोनों शेंजन जोन में आते बिल्कुल, हैं, ये यूरोप दोनों। का पार्ट है। जी जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो लैंग्वेज बैरियर है। बिल्कुल मैं दोनों आपको। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं हैं, जी तो जी व्हाट डू यू थिंक कि मैं अगर जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ या कोई और जाता है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, कितनी स्ट्रगलिंग उसके लिए चीज़ें होंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रगल से निकल के जा रहा है, जी जी। तो क्या उस पर इम्पैक्ट होता देखिए है? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए शेंजन जोन के अंदर, अगर आप पूरे शेंजन जोन के अंदर देखें, लैंग्वेज बैरियर तो मिलेगा, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों कंट्रीज़ की मैं अगर बात करूँ, पहले हम बात करते हैं फिनलैंड की। सही। फिनलैंड के अंदर क्या है कि 5.5 मिलियन टोटल फिनलैंड की आबादी है, यानी कि जो टोटल फिनिश है वो 5.5 मिलियन है। 1 से 1.5 करोड़ इमिग्रेंट्स आ चुके हैं जो कि इंग्लिश बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर जो है 70%, आप देखें अगर फिनलैंड के अंदर, जो हमारे पास अपडेट है, क्योंकि जो हमारी टीम है फिनलैंड के अंदर ऑलरेडी, जो वो हमें बताती है, अपडेट्स देती है, तो 70% इंग्लिश बोली जा रही है और बाकी 30% फिनिश बोली जा रही है। तो लैंग्वेज बैरियर एज सच नहीं है फिनलैंड के अंदर। अगर स्वीडन के अंदर बात करें तो स्वीडन भी बहुत ज़्यादा क्राउडी है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। अगर मैं बात करूँ तो स्वीडन ज़्यादा क्राउडी है। तो स्वीडन के अंदर भी जो क्राउड है वहाँ पे भी कम से कम भी आप अगर देखें तो 50% इंग्लिश बोली जा रही है, 50% जो है ना वहाँ की स्वीडिश बोली जा रही है और फिनिश भी बोली जा रही है। अच्छा, फिनलैंड के अंदर अभी आपने कहा जैसे 1.5 करोड़ इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, तो उसमें पाकिस्तानी का कितना रेशो है, मतलब मुझे हम ज़बान कितने लोग मिलेंगे बिल्कुल और कितने मुस्लिम्स हैं, क्योंकि एक मतलब अगर मेरी फैमिली है तो मैं उनको बीइंग अ मुस्लिम, ये भी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और मेरी एक अप्रोच होगी कि यार मेरे बच्चे एक अच्छी दुनिया और जी दीन के साथ चलते रहें। बिल्कुल ऐसी है। देखें, अच्छा अगर हम मैं पाकिस्तानी स्पेसिफिकली बात करूं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास और पाकिस्तानीज के अंदर ज़्यादा इतना रुझान नहीं था इन कंट्रीज़ के अंदर, फिनलैंड और स्वीडन के अंदर ना। तो लास्ट 1 और 2 ईयर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट, ऐसे समझ लें 30 to 40% जो है ना स्टूडेंट्स पाकिस्तानीज वहाँ पर हैं। लेकिन अब जो रेशो हम देख रहे हैं, तो रेशो डे बाय डे, इनटेक बाय इनटेक इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पास भी। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर जैसे अवेयरनेस आती जा रही है इन कंट्रीज़ की, तो बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं यहाँ पर ना। तो आने वाले टाइम में रेशो और बढ़ेगा। और जो स्वीडन की जैसे आपने बात बताई कि वहाँ पे भी अच्छा खासा ऑक्यूपाइड है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कितना इजीली है मेरे लिए वहाँ पे जाके मूव होना, और विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, देखिए मैं अगर, फिनलैंड या स्वीडन? बिल्कुल मैं आपको भाई दोनों चीज़ें आसान कर देता हूँ। थोड़ा सा हम बजट पे बात कर लेते हैं। अगर हम फिनलैंड की बात करें और स्वीडन की बात करें तो फिनलैंड हमें थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा, लाइक एज़ कम्पेयर टू स्वीडन। अगर स्वीडन की बात करें तो स्वीडन यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फ़ीस पे एक लेता है, और जो फिनलैंड है वो पूरे साल की हमसे एक दफ़ा लेता है। अच्छा, पूरे साल की जो फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज की फ़ीस होती है ओनली। जो स्वीडन की सेमेस्टर की फ़ीस है वो फिनलैंड की पूरे साल की फ़ीस है। तो हमें तो फिनलैंड थोड़ा सा कॉस्ट कम, वाइज फिनलैंड मुझे थोड़ा सा बिल्कुल फिनलैंड थोड़ा सा कंपैरेटिवली। कम बजट में आ अच्छा, जाता है। और अब अगर हम टू बी एग्जैक्ट अगर एक नंबर की बात करें तो मेरे पास कितने पैसे, लाख रुपए हों, 2 लाख रुपए हों, 50 लाख रुपए हों, 1 करोड़ रुपए, कितने मतलब रुपए हों जो मैं बिल्कुल। वहाँ पे मूव कर सकता हूँ अपनी अच्छा फैमिली? देखिए, फिनलैंड के लिए अगर कोई सिंगल स्टूडेंट अप्लाई करता है तो सिंगल स्टूडेंट के लिए कम से कम 28 लाख से 30 लाख उसके पास होने चाहिए, जिसके अंदर उसके पूरे साल की फीस इंक्लूड होगी, कतर आने जाने का एक्सपेंस भी हो जाएगा, उसकी वीज़ा फीस भी इंक्लूड हो जाएगी, और उसके सारे एक्सपेंसेस जो है 28 लाख से 30 लाख के अंदर कवर हो जाएगी फिनलैंड के अंदर। और अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन के अंदर भी यही ऑलमोस्ट खर्चा होगा, सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए का आपका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसकी वजह ये है कि एम्बेसी जो है कतर, फिनलैंड की एम्बेसी जो है कतर में है, आपको फिनलैंड के लिए कतर जाना पड़ेगा। अगर स्वीडन के लिए अप्लाई करते हैं तो स्वीडन के लिए आपको इस्लामाबाद से अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्वीडन की एम्बेसी अभी इस्लामाबाद में खुल गई है। तो आने वाले टाइम में जो है इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिनलैंड की भी एम्बेसी यहाँ पे आ जाए, लेकिन अभी जब तक नहीं आ रही तो हमें कतर से अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो 28 लाख रुपए फिनलैंड का अमाउंट है और स्वीडन का सॉरी कितना बताया आपने? फिनलैंड के अंदर जो है 28 से 30 लाख, स्वीडन के अंदर जो है 25 से 28 लाख, लेकिन सेमेस्टर की फीस तो है दैट इज लाइक एग्जैक्टली। मतलब एक एक साल का खर्चा है, और उसकी बैंक हाँ। स्टेटमेंट भी चाहिए मुझे किस समय से? अच्छा, फिनलैंड के अंदर हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए 9,600 यूरो की, विच इज अगर पाकिस्तानी हम बात करें तो 33 लाख से 34 लाख बनेगी, जो कि क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। ये भी एक हर्डल आता है स्टूडेंट्स को हमेशा हर कंट्री के लिए ना। जब भी बैंक स्टेटमेंट की बात आती है तो 3 मंथ्स के लिए रखिए, वो 2 महीने से हमारे पास स्टक होनी चाहिए अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट को, जस्ट क्लोजिंग बैलेंस फिनलैंड के लिए दिखाना होता है। लाइक समझ लें अगर आप एक हफ्ते पहले भी अमाउंट डालते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रिंट आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट होनी चाहिए, जितनी में रिक्वायर्ड है, लाइक 9,600 यूरो। सही।
अच्छा, अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, लिंक्डइन पे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे अप्लाई करना है, तो मैं एचएस ग्लोबल के पास आ गया, एचएस ग्लोबल कंसल्टेंट के पास आया और अब क्या प्रोसेस होगा? मतलब वहाँ पे आके मैं फॉर्म फिल करूँगा, वो स्टेप बाय स्टेप आप मुझे पूरा बिल्कुल, मैं आपको बताओगे? स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको आना है एचएस ग्लोबल में, ठीक है? एचएस ग्लोबल की टीम से आपने राब्ता करना है। टीम आपको सारी चीज़ें असिस्ट करेगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होगी। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे कि अभी हम डेडलाइन की अगर बात करें तो अभी 1 अक्टूबर से ऑलरेडी एडमिशन्स खुले हुए हैं। तो अभी दिसंबर तक जो है हमारा चलेगा रोलिंग एडमिशन राउंड ना। रोलिंग एडमिशन राउंड में ये होता है कि हमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाता है। अब अर्ली अच्छा। बर्ड डिस्काउंट क्या होता है? ये अभी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है, वो स्टूडेंट जो अभी हम रिसेंटली अप्लाई करते हैं, लाइक दिसंबर तक अप्लाई कर लेते हैं, तो उनको 6,000 यूरो का स्पेसिफिकली डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। लाइक अर्ली बर्ड डिस्काउंट कहते हैं इसको ना। तो 12,000 से 14,000 यूरो फीस है फॉर एग्जाम्पल पूरे साल की। तो उसमें 6,000 यूरो का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आफ्टर स्कॉलरशिप 7,000 यूरो से 8,000 यूरो तक ट्यूशन फीस होगी पूरे साल की ना। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप अवेल करनी है, ये दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फ्रॉम थ्रू एचएस ग्लोबल? नहीं, ये बेसिकली थ्रू एचएस ग्लोबल नहीं है। लाइक एचएस ग्लोबल हम उन स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है और अपनी एक्सपर्टीज यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं। एचएस ग्लोबल की ये एक्सपर्टीज है और एचएस ग्लोबल ये हेल्प आउट कर सकता है स्टूडेंट्स को। और अब ये जो अभी जो अब पूरा राउंड चल रहा है, ये कौन से इनटेक के लिए हम बात कर ये रहे हैं? हम 2026 इनटेक के लिए बात करें, सितंबर 2026 इनटेक सितंबर के लिए। 2026 के लिए। जी। और पूरा ओवरऑल प्रोसेस में कितना ड्यूरेशन लगता है? 6 महीने का, साल का? जब कि मुझे एडमिशन कंफर्मेशन आ बिल्कुल, जाए, मैं लेटर आ जाए। बताता हूँ। देखिए, अभी हम अगर एडमिशन अप्लाई करते हैं, लाइक दिसंबर में हम अप्लाई करते हैं, तो कम से कम भी हमें 6 मंथ्स या 7 मंथ्स का ये प्रोसेस है टोटल। लाइक सितंबर के अंदर आपकी क्लासेस है, तो सितंबर से पहले-पहले आपने अगस्त तक, जुलाई तक आपका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सही है? या मुझसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप डायरेक्टली उनको यूरोप भिजवा रहे हैं? मतलब अच्छा, ये बिल्कुल, उनका एक मैं क्वेश्चन एक चीज़ होता है। आपको क्लियर कर देता हूँ कि हर कंट्री के अंदर जब एडमिशन आ जाता है, तो किसी भी कंट्री के अंदर वीज़ा की गारंटी नहीं होती। तो सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे जो एक कह लें कि प्लस पॉइंट है, वो फ़िनलैंड और स्वीडन का यही है कि वीज़ा 100% है यहाँ पर ना। वीज़ा एक तो 100% और डायरेक्ट रेज़िडेंस परमिट मिलेगा स्टूडेंट को ना। और अगर फैमिली के साथ अप्लाई करता है, तो पूरी फैमिली को रेज़िडेंस परमिट मिलेगा यहाँ से। और मतलब जैसे ही मैं लैंड करता हूँ फिनलैंड में, मेरे पास वही राइट्स होंगे जो कि वहाँ के एक लोकल लोकल्स के रेज़िडेंट राइट है। यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब मेरी फैमिली के लिए क्या-क्या वहाँ पे बेनिफिट्स हैं? मतलब मैं फैमिली के तो लिए बिल्कुल। जाके पढ़ना स्टार्ट करूँगा और फिर जॉब कितना मेरे लिए ईज़ी होगा मैनेज करना, मेरी फैमिली को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हेल्थ कवर है, स्कूल कवर है क्या? उस पे अगर आप थोड़ा-सा देखिए, कुछ बताएँ। फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि अभी तक पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे फैमिली को ये नहीं मिलते बेनिफिट्स ना। फ़िनलैंड और स्वीडन दोनों के अंदर एक तो बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, और अगर आपका बच्चा ऐसा है जो डे केयर वाला है, तो डे केयर भी फ्री है। तो मतलब अगर मेरी वाइफ चाहे तो मेरी स्पाउस जॉब कर सकती है और बच्चे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल एक मेन अच्छे माहौल में हैं जी, सब जी। कुछ। मेन एप्लीकेंट जो है इसके अंदर, अगर वाइफ़ मेन एप्लीकेंट होती है, तो हस्बैंड को फुल टाइम वर्क अलाउड है। ही इज़ अलाउड टू डू बिज़नेस, ही इज़ अलाउड टू डू ट्रेड, ही इज़ अलाउड टू डू जॉब एज़ वेल ना। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एग्ज़ैक्टली, तो ये फुल टाइम समझ लो वर्क परमिट मिल गया स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे स्पाउस को। तो स्पाउस को अलाउड है कि वो फुल टाइम जो भी करना चाहे। अच्छा, अब मैं वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? किस तरह का चेक एंड बैलेंस होगा? एज़ मतलब मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे वो हुआ तो कुछ गवर्नमेंट की साइड से या उनके लोकल अथॉरिटीज़ से कोई चेक एंड बैलेंस होता है? क्या होता है उस पे अगर आप थोड़ा-सा बिल्कुल, वो चेक एंड बैलेंस यही होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो है, लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है वो एचईसी से वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आप जा रहे हैं बैचलर्स पे, तो आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स हैं, वो आईबीसीसी से वेरीफाई होंगी, और अटेस्टेशन हमें मैंडेटरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी एट द टाइम ऑफ वीज़ा प्रोसेस हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी हमें। ये सारी चेक एंड बैलेंस वो देखती हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज़ को अटैच करवाना और वेरीफाई करवाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आप लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं तो मतलब? बिल्कुल, हम अगर एचएस ग्लोबल से स्टूडेंट कंसर्न होता है, और अगर एचएस ग्लोबल से राब्ता करता है, तो हम बिल्कुल स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करते हैं। एचईसी, आइदर वो एचईसी से वेरिफिकेशन हो, आईबीसीसी हो, मोफा हो, हम सब चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा वासिफ भाई, एक और क्वेश्चन है मेरे जी। पास। मैं बहुत साल से जॉब कर रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा कैपिटल मेरे पास है,
फैमिली भी मेरी अच्छी है, पढ़ी लिखी, मैं भी बहुत अच्छा क्वालिफाइड हूँ। तो मैं फिर किसी कंसल्टेंट या एचएस ग्लोबल के पास क्यों हूँ? मैं खुद भी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकता हूँ, आजकल तो एआई है, चैट जीपीटी है और अदर दूसरी चीज़ें हैं। तो मैं खुद भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या डिफरेंस है एज़ अ प्रोफेशनल से हेल्प लेने में और एज़ अ पर्सन लेवल पे? मैं आपको बिल्कुल इसकी एक सारी चीज़ें बिल्कुल बता देता हूँ। देखें, अब स्टूडेंट को एक प्रोफ़ेशनल के पास आने का जो फ़ायदा है और कंसल्टेंट्स के पास जाके कंसल्ट करने का जो रीज़न है वो ये है कि देखिए बेसिकली अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन जो एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक जो कंसल्टेंट्स की जो एक रेपुटेशन आप कह लें, एक थ्रू आउट जो बैकग्राउंड चल रहा होता है इनटेक बाय इनटेक, हमारे भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा भी एक काउंट यूनिवर्सिटी को भी पता होता है, एमपीसी को भी पता होता है। तो बेसिकली वजह ये होती है कि यानी कि अगर एक जो नॉर्मल बंदा एडमिशन अप्लाई कर रहा है तो उसके अप्लाई करने में और एक कंसल्टेंट के अप्लाई करने में दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। तो इस वजह से प्रोफेशनल्स के पास अगर जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें कंसल्टेंट का काम तो है ही दिन रात वो एडमिशन से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो काम जिसका होता है वो करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। ऐसे ही। ये वजह है। और अभी अगर जैसे मैं बात करूँ कि मैं अगर आपके पास आता हूँ और ये सब चीज़ें वर्कआउट करती हैं, कोई भी आपके पास आता है, आपका सक्सेस रेशियो क्या है फ़िनलैंड और स्वीडन का? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2025 इनटेक के अगर मैं बात करूँ, 2025 के सितंबर इनटेक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 25 से 26 फैमिलीज़ को हमने मूव कर दिया है। समझ लें वीज़ा लग चुका है और वो वहाँ पहुँच चुके हैं और उनका अराइवल हो चुका है फ़िनलैंड और स्वीडन दोनों के अंदर। तो 25 से 26 फैमिलीज़ जा चुकी हैं अभी। तो ये मैं सिर्फ़ सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, और जो सिंगल स्टूडेंट्स हैं वो 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा एक बड़ा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है, जो कि मैं समझता हूँ कि अमूमन कराची में फिनलैंड और स्वीडन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन एचएस ग्लोबल से अगर हम आप कंसल्ट करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सक्सेस रेशियो है अभी बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा है, सक्सेस रेशियो की बात करें तो। अच्छा, नॉर्मली मैंने जितने भी कंसल्टेंट्स के साथ अक्सर आपके पास एड्स वगैरह भी आते हैं, तो फ़िनलैंड, स्वीडन मैंने मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई केम अक्रॉस वेरी मतलब लाइक बहुत न्यूली मेरी एक चीज़ है। फ़िनलैंड, स्वीडन भी जाना इतना आसान और इतना 100% सक्सेस रेशियो है। तो अगर हर सब चीज़ अच्छी है, तो लोग क्यों नहीं, आपको क्या लगता है क्यों लोग रुके हुए हैं फ़िनलैंड, स्वीडन जाने से? देखें, लोगों को अवेयरनेस की कमी है या बिल्कुल, पता नहीं है? बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। लोगों को अभी तक अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं आई है, क्योंकि फ़िनलैंड और स्वीडन हर कंसल्टेंट कराची में नहीं कर रहा है। बेसिकली उसकी वजह ये है कि फ़िनलैंड और स्वीडन के हवाले से स्टूडेंट्स को लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही अच्छा खासा सक्सेस रेशियो है, तो आने वाले टाइम में अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे पास अच्छी खासी क्यूरीज़ आ रही हैं। लोग पूरी-पूरी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, लाइक समझ लें वो यहाँ से पूरा पैकअप करके यहाँ से पाकिस्तान से मूव हो रहे हैं। लाइक अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अपना सारा बैंक बैलेंस अपना सेल आउट करके सब, तो पूरी-पूरी फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। लाइक वहाँ पे पीआर के ऑप्शंस अच्छे हैं बेसिकली। अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है तो समझ लें 4 साल के अंदर पीआर अगर आपको फ़िनलैंड के अंदर मिल रही है, तो मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में आपको 4 साल के अंदर कहीं पीआर मिलती है। चलें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब 2026 में क्या आपको लग रहा है कि व्हाट्स योर प्लान, क्या टारगेट है? कितना लोगों को, कितना फैमिलीज़ को सेटल करना है एचएस ग्लोबल का? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर अभी 2026 सितंबर इंटेक की बात करें तो 1 अक्टूबर से जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन ऑलरेडी ओपन है। तो अब ये क्लोजिंग की तरफ है। समझ लें हमारे पास महीना या 2 महीने मैक्स हैं जिसके अंदर हम एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 100 प्लस जो एडमिशन्स हैं हमने अप्लाई कर दिए हैं ऑलरेडी। अभी आने वाले वक़्त में और एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स के लिए यही राइट टाइम है कि जो अभी अप्लाई कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आने वाले टाइम में हमारा जैसे कोई कंट्री का जो रेशियो है वो नहीं पता कि डीवैल्यूड होता जा रहा है दिन ब दिन ना, हमारे जो पाकिस्तान का जो नाम है वो डे बाय डे डीवैल्यूड होता जा रहा है। तो आने वाले वक़्तों में क्या पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँ, क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँ, हमें नहीं पता। तो ये अपॉर्च्युनिटी अभी अवेल कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को। चलें वासिफ़ भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला। और बस क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे हैं, वो फिर इंशाल्लाह मैं अभी अपनी सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बड़ी नई स्ट्रीम बताई है, एक्साइटिंग भी है। और फिर इंशाल्लाह आपसे आपके ऑफ़िस में बैठ के बात करेंगे। थैंक यू बिल्कुल सो आप मच। बिल्कुल, बिल्कुल आप आएँ, हम आपको एचएस ग्लोबल की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह, और आपको बिल्कुल फिर थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। चलें यार, थैंक यू सो मच।